हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे पूरे अप्रैल महीने की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो पूरे अप्रैल महीने से मैंने टॉप 120 करंट अफेयर्स को निकाला है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना है। आपको पता होगा अप्रैल महीने के अंदर कई सारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि इसी महीने फिल्मफेयर अवार्ड भी दिए गए थे। ऑपरेशन कावेरी भी शुरू किया गया था सूडान के अंदर। देश के अंदर पहली वाटर मेट्रो परियोजना शुरू हुई है। एप्पल का भारत में पहला रिटेल स्टोर ओपन हुआ है। ऐसी कई सारे इवेंट्स हुए हैं भारत के अंदर, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, फिर उसके बाद आप अप्रैल महीने की करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे। आने वाले कुछ महीनों के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होने वाले हैं इंडिया के अंदर, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें पूरे अप्रैल मंथ की करंट अफेयर्स को कंपाइल किया गया है। तो बिल्कुल आपको ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देखना है। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक एक क्वेश्चन आएंगे। पहले आपको क्वेश्चन का आंसर खुद से सोचना है। ऑलरेडी मैंने आपको वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस में इन क्वेश्चंस को डिटेल में कराया है, उसके बाद ही मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, तो भारत सरकार का जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसके नए अध्यक्ष बन गए हैं अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती को शॉर्ट में ए मोहंती भी बोला जा सकता है, तो ये भी आपको एग्जाम में दे सकते हैं। तो ए मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आपको बता दूं, ये इस समय जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है यानी कि बार्क, उसके भी डायरेक्टर हैं, और अब इनको परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो इसी तरीके से आपको मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर जो भी महत्वपूर्ण होगा वो मैं आपको साथ में बताऊंगा। बस आपको वीडियो को एंड तक देखते चलना है, फिर आप इस महीने की करंट अफेयर्स को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। फिर दूसरा सवाल है कि भारत में एप्पल का पहला रिटेल स्टोर 18 अप्रैल को किस शहर में खुला है? तो एप्पल कंपनी, जो कि आप जानते हैं आईफोन और आईपैड बनाने के लिए फेमस है, इसने अपना भारत में पहला रिटेल स्टोर ओपन किया है मुंबई शहर के अंदर। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मुंबई के अंदर एप्पल कंपनी ने अपना पहला रिटेल स्टोर ओपन किया है, जहाँ पे एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे। तो एप्पल का पहला रिटेल स्टोर कहाँ पर ओपन हुआ है, सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपको बताना है मुंबई। इसके लिए जो एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक, वो भी भारत में आए हुए थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का हाल ही में निधन हो गया है? तो प्रकाश सिंह बादल, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये शिरोमणि अकाली दल पार्टी के एक नेता थे। हाल ही में इनकी डेथ हो गई है और ये पंजाब राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री चुने गए थे। तो अभी इनकी डेथ हो गई है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है, ये पिछले साल जब भारत की महान गायिका लता मंगेशकर जी की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद ही उनके नाम पर यह पुरस्कार शुरू किया गया था। और इसके सबसे पहले विजेता थे पीएम नरेंद्र मोदी, और अभी सेकेंड टाइम 2023 के अंदर ये पुरस्कार दिया गया है आशा भोसले को, जो कि लता मंगेशकर जी की ही बहन है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आशा भोसले भी भारत की मशहूर गायिका हैं और इन्होंने भी हजारों गाने गाए हैं। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 की सारांश रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत के अंदर कुल कितने बाघ हैं? तो आप सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बाघ भारत के अंदर ही हैं। 70% से भी ज़्यादा बाघ इंडिया में हैं। तो 2022 के अंदर बाघों की भारत में कुल संख्या है 3167। 3167, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दूं, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस रिपोर्ट को जारी किया है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 की सारांश रिपोर्ट, और इसी में ये डेटा सामने आया है कि भारत में 3167 बाघ हैं 2022 में। हाल ही में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल रन किस शहर के अंदर सफलतापूर्वक संचालित किया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो बनाई जा रही है कोलकाता शहर के अंदर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जो हुगली नदी है, हुगली नदी के नीचे से ही मेट्रो ट्रेन चलेगी और इसी को अंडर वाटर मेट्रो नाम दिया गया है। तो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर बनाई गई है? कोलकाता के अंदर। तो अभी इसका ट्रायल रन पहली बार सफलतापूर्वक किया गया है। ऐसे इसके कई सारे ट्रायल होंगे, फिर इसके बाद इसी साल के एंड में इसको आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा।
14 अप्रैल 2023 को दुनिया का सबसे बड़ा बिहू नृत्य प्रदर्शन कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया? अगर आपको इसका आंसर ना भी पता हो तो भी आप इसका आंसर गेस कर सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो बिहू डांस है ये असम का लोक नृत्य है। तो बिहू का एक दुनिया का सबसे बड़ा डांस परफॉर्मेंस हाल ही में हुआ है, जो कि असम के गुवाहाटी शहर में आयोजित किया गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपको बता दूं 11,000 से भी ज़्यादा जो लोक नर्तक हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इस तरीके से ये दुनिया का सबसे बड़ा बिहू नृत्य प्रदर्शन कार्यक्रम था, और इसके लिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस इवेंट का नाम दर्ज किया गया। आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन डेज एंड थीम से है, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपको बताना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ये आप सभी जानते हैं कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। और इस बार के वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम रखी गई है हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए स्वास्थ्य। हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो मिर्चा चावल जो है ये बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में उगाया जाता है। यहाँ का जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है उसी में उगाया जाता है, और अभी इसको जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। 6 अप्रैल 2023 को पुरुष फीफा रैंकिंग जारी हुई। आपको बताना है कि इसमें भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही। तो दुनिया भर की जो पुरुषों की फुटबॉल टीम है उनकी रैंकिंग जारी की जाती है फीफा के द्वारा। हाल ही में नवीनतम जो रैंकिंग जारी हुई है 6 अप्रैल को, तो उसमें भारतीय फुटबॉल टीम जो है वो 101वें नंबर पर है। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। आप यहाँ पे देख सकते हैं दुनिया की जो सबसे बेस्ट पुरुषों की फुटबॉल टीम है वो है अर्जेंटीना की टीम, और फ्रांस की टीम यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही है, ब्राजील की टीम तीसरे स्थान पर रही, और भारत का मैंने आपको बताया 101वें नंबर पर है। 28 अप्रैल 2023 को भारत की मेजबानी में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो एससीओ का यहाँ पर मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि शंघाई सहयोग संगठन। इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर है, और शंघाई सहयोग संगठन का जो इस बार यानी कि 2023 में अध्यक्ष है वो है अपना भारत। तो 2023 में एससीओ की जितनी भी मीटिंग्स होंगी उन सभी की मेजबानी भारत ही करेगा, उन सभी की अध्यक्षता भारत ही करेगा। तो एससीओ के रक्षा मंत्रियों की हाल ही में बैठक हुई है जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई, और जाहिर है कि यहाँ पे भारत के जो रक्षा मंत्री हैं यानी कि राजनाथ सिंह, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ईथरनेट के आविष्कार के लिए निम्न में से किसने ट्यूरिंग अवार्ड 2022 जीता है? तो ट्यूरिंग अवार्ड जो होता है ये कंप्यूटर साइंस का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, और इसी कारण से इसको कंप्यूटर साइंस में नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं। तो ये इस बार दिया गया है एक अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट को, जिनका नाम है रॉबर्ट मैटकॉफ। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खेलों में उनके योगदान के लिए केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? जो केरल की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसने पहली बार किसी को डॉक्टरेट की उपाधि दी है, और जिनको दिया गया है वो है केरल की ही मशहूर धाविका पीटी उषा, जो कि आज के समय राज्यसभा सदस्य भी हैं, और जो भारत का ओलंपिक संघ है यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उसकी भी अध्यक्ष हैं। तो इनको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने। भारत और किस देश के बीच में स्लीनेक्स 2023 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो स्लीनेक्स नाम का जो अभ्यास होता है वो आप इसके फुल फॉर्म से ही समझ सकते हैं कि ये कौन से दो देशों के बीच में होता है। यहाँ पे SL का मतलब है श्रीलंका, IN का मतलब है इंडिया, और EX का मतलब है एक्सरसाइज। तो श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, ये दोनों देशों का जो समुद्री अभ्यास है, यानी कि दोनों कंट्रीज की जो नेवी है वो एक साथ इस अभ्यास में हिस्सा लेते हैं। तो श्रीलंका के साथ में होता है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये इस बार कहाँ पर हुआ है? तो ये इस बार कोलंबो के अंदर हुआ है, जो कि श्रीलंका का एक शहर है, कोलंबो में। वर्ष 2023 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किस शहर को चुना गया है? तो यूनेस्को नाम की जो संस्था है वो हर साल क्या करता है, किसी एक शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल डिक्लेयर करता है, यानी कि विश्व पुस्तक राजधानी, और ये 12 महीनों के लिए होता है। तो यूनेस्को के द्वारा 2023 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है घाना की राजधानी अक्रा को। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, हर साल ही किसी न किसी शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल डिक्लेयर किया जाता है। 2023 में है घाना की राजधानी अक्रा। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता ये बुक हाल ही में लॉन्च की गई है। आपको बताना है इस बुक के लेखक कौन है।
तो यहाँ पर आप इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता। इस बुक को लिखा है एक वरिष्ठ पत्रकार ने जिनका नाम है पीयूष बबेले। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पीयूष बबेले। 1 अप्रैल 2023 को निम्न में से किसने भारत के नौसेना उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है? तो सिंपली इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो भारत की इंडियन नेवी है उसके वाइस चीफ कौन बन गए हैं। तो अप्रैल महीने के स्टार्टिंग में ही हमारी इंडियन नेवी के नए वाइस चीफ बन गए हैं संजय जसजीत सिंह। तो इनको बोला जाएगा वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब यहाँ पर हम लोग इसी के साथ देखते हैं अपॉइंटमेंट्स। अप्रैल महीने के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट पदों पर नियुक्तियां हुई हैं, तो एक साथ देखते हैं। एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय सिंह। एसोचैम के नए अध्यक्ष हैं अजय सिंह। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं AK मोहंती, यानी कि अजीत कुमार मोहंती। कलकत्ता हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं TS शिवगणनम। और इसी तरीके से त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं अपरेश कुमार सिंह। तो 2 हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO, इसकी नई अध्यक्ष बन गई हैं सुधा शिव कुमार। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई हैं सुधा शिव कुमार। टाइम मैगजीन की 2023 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो हाल ही में टाइम जो मैगजीन है उसने 2023 के लिए दुनिया के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट निकाली है, सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है। और इस सूची में सिर्फ भारत के 2 ही लोगों को चुना गया है। एक तो हैं अभिनेता शाहरुख खान और दूसरे हैं फिल्म निर्माता SS राजामौली। SS राजामौली ने ही बाहुबली 1 और 2 फिल्म को बनाया था और शाहरुख खान जो है वो भारत के अभिनेता हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल 2023 को किस शहर के अंदर पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो भारत के अंदर हाल ही में ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का पहली बार आयोजन किया गया है और यह हुआ है नई दिल्ली के अंदर। राजधानी नई दिल्ली के अंदर ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट पहली बार हुआ है और इसका उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फोर्ब्स की दुनिया के 25 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची 2023 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के 25 सबसे रिचेस्ट लोगों की लिस्ट निकाली है और इस लिस्ट में भारत के सिर्फ 2 ही व्यक्ति शामिल हो पाए हैं। एक तो हैं मुकेश अंबानी, और मुकेश अंबानी को एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया है क्योंकि इनकी जो रैंकिंग है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में, इनकी रैंकिंग है 9वीं। फिर भारत के जो दूसरे व्यक्ति हैं वो है गौतम अडानी, इनकी इसमें रैंकिंग है 24वीं, यानी कि पीछे से दूसरे नंबर पर है क्योंकि 25 लोगों की ही लिस्ट निकाली गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बर्नार्ड आर्नोल्ड जो हैं फ्रांस के व्यक्ति हैं और ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। फिर दूसरे नंबर पर एलोन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तीसरे पर जेफ बेजोस हैं। भारत के मुकेश अंबानी 9वें नंबर पर हैं और गौतम अडानी 24वें नंबर पर हैं। 13 अप्रैल 2023 को किन 2 देशों ने आधिकारिक तौर पर अपने राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू कर दिया है? तो ये 2 देश हैं बहरीन और कतर। दोनों ही कंट्रीज मिडिल ईस्ट में हैं और इन्होंने हाल ही में अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको फिर से शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। बहरीन की राजधानी मनामा है और कतर की राजधानी है दोहा। 24 से लेकर के 30 अप्रैल तक मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 का विषय क्या है? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, यानी कि विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है वो आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये बनाया जाता है। ये अप्रैल महीने के लास्ट में पड़ता है और इस बार की इसकी थीम रखी गई है द बिग कैचअप। द बिग कैचअप। फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत की है? कैप्टिव रोजगार जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है इसको भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है क्योंकि इस रोजगार पहल के अंतर्गत क्या होगा, भारत के जो ग्रामीण युवा हैं उनको ट्रेन किया जाएगा और फिर उनको फिर जॉब दी जाएगी। बेसिकली इसमें 19 नियोक्ताओं का चयन किया गया है, 19 एम्प्लॉयर्स का चयन किया गया है। इन्हीं कंपनियों के द्वारा ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर बाद में ये जो कंपनियां हैं ये अपनी कंपनी में या फिर अपनी सहायक कंपनी में इन युवाओं को जॉब दे देंगी। तो इस तरीके से कैप्टिव रोजगार पहल जो है उसको ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है, जिसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह। आपको बता दूं कि इस कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव के अंतर्गत पहले चरण में 31,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इनमें से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? तो भारत में जो IIT मद्रास है,
आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसको आसानी से घरों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये 30 सेकंड के अंदर दूध में किसी भी तरह की मिलावट हो उसका पता लगा सकती है। तो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने इसको डेवलप किया है, जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो शिप्री नाम की जो संस्था है यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने हाल ही में मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर एक रिपोर्ट निकाली है, यानी कि कौन से देश अपनी सेना पर कितना खर्च करते हैं उसकी रिपोर्ट है। तो इसके मुताबिक पूरी दुनिया में जो कंट्री अपने मिलिट्री पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है वो देश है अमेरिका। तो अमेरिका नंबर 1 पर, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है चाइना, तीसरे नंबर पर आता है रसिया और फिर चौथे नंबर पर आता है अपना भारत। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इंडिया चौथे स्थान पर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें मैंने टेबल भी आपके लिए प्रोवाइड कर दी है, कौन से कंट्री ने अपने मिलिट्री के ऊपर कितना खर्च किया था 2022 के अंदर, वो सारा डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चौथे नंबर पर अपना इंडिया है। भारत ने अपनी मिलिट्री के ऊपर 2022 में 81.4 अरब डॉलर खर्च किए हैं, जो कि भारत की जीडीपी का 2.4% है। और भारत, आप देख सकते हैं भारत का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है ये 2022 में 6% से बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण किस तिथि को किया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर महीने पीएम नरेंद्र मोदी का एक मासिक कार्यक्रम आता है रेडियो के ऊपर, जिसका नाम होता है मन की बात। तो इसकी हाल ही में इसका जो 100वां एपिसोड है वो प्रसारित किया गया है 30 अप्रैल 2023 को। जो इसका सबसे पहला एपिसोड था वो 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित किया गया था और अभी जो इसका 100वां एपिसोड है वो प्रसारित किया गया है 30 अप्रैल 2023 को। और आपको बता दूं कि अभी इसका जो 100वां एपिसोड था इसको यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में भी लाइव प्रसारित किया गया था। किस देश की कैबिनेट ने शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने को मंजूरी दे दी है? तो ये कंट्री है सऊदी अरब। हाल ही में सऊदी अरब की कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि वो एससीओ को, जो शंघाई सहयोग संगठन है, उसमें एक डायलॉग पार्टनर के रूप में शामिल होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सऊदी अरब जो है वो एक संवाद भागीदार बनेगा एससीओ का, यानी कि डायलॉग पार्टनर। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2023 को किस राज्य के अंदर एम्स बीबी नगर की आधारशिला रखी है? तो एम्स बीबी नगर कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा हैदराबाद के अंदर, यानी कि तेलंगाना की राजधानी में। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो फिल्म फेयर अवार्ड्स का जो 68वां संस्करण है वो हाल ही में आयोजित किया गया था और ये मुंबई के अंदर जो जियो वर्ल्ड सेंटर है वहाँ पे आयोजित हुआ। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पोस्टर है और इसमें जो लीड एक्ट्रेस है उनका नाम है आलिया भट्ट और आलिया भट्ट को इस बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा था कि इस बार का जो फिल्म फेयर अवार्ड है ये जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में आयोजित किया गया है, कई बार स्थान भी पूछ लेते हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म ने। इसी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं यानी कि संजय लीला भंसाली, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। इस बार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है राजकुमार राव ने बधाई 2 मूवी के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए। फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अगर हम देखें तो सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार जीता है अनिल कपूर ने और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता है सीबा चड्ढा ने। तो इस बार के फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पेस एक्स के द्वारा 15 अप्रैल को लॉन्च किया गया ताइफा 1 किस देश का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है? तो हाल ही में ताइफा 1 नाम का एक उपग्रह लॉन्च किया गया है और ये केन्या देश का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी कि धरती की निगरानी करने में काम आएगा और अफ्रीकी देश केन्या का ये पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। आपको बता दूं कि इसको स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की हेल्प से लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार ने देश में कितने नए सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना है कि पूरे देश के अंदर 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे और ये इस बार के बजट के अंदर भी अनाउंस किया गया था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो भारत में आधार कार्ड को जो मैनेज करने वाली संस्था है यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने IIT बॉम्बे के साथ में एक समझौता किया है ताकि दोनों मिल करके
टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम को डेवलप कर सके। इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें बायोमेट्रिक को टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूर से ही आपके फिंगरप्रिंट जो हैं वो ले लिए जाएंगे। तो आईआईटी बॉम्बे के साथ में समझौता हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 अप्रैल 2023 से सरकार ने एक नई बचत योजना शुरू की है जिसका नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। इसके अंतर्गत महिलाएं निवेश कर सकती हैं और उनको 7.5% का इस पर ब्याज मिलेगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें महिलाएं 2 साल के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकती हैं। अधिकतम जो इसमें निवेश करने की राशि है वो है 2 लाख रुपए और इस पर उनको 7.5% का ब्याज मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस योजना के बारे में सारे मेन पॉइंट्स मैंने एक पेज पर लिख दिए हैं ताकि आप इनको आसानी से पढ़ सकें। ये योजना भारत के 1.59 लाख डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, जहां पर जाकर महिलाएं इन्वेस्ट कर सकती हैं। इसमें 7.5% का ब्याज मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। 3 अप्रैल 2023 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई का हीरक जयंती समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि जो सीबीआई है, इसकी स्थापना हुई थी साल 1963 में और आप देख सकते हैं इसको बने 60 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसी कारण से हाल ही में इसका जो डायमंड जुबली समारोह है यानी कि हीरक जयंती समारोह वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दूं कि समारोह के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक सिक्का भी जारी किया और एक डाक टिकट भी जारी किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इनर लाइन परमिट के लिए चेहरे की पहचान प्रणाली की शुरुआत की है? यानी कि इनर लाइन परमिट के लिए जो आईएलपी होता है उसके लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की शुरुआत की है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मणिपुर। भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर एंटर करने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से कुछ भारत के पूर्वोत्तर राज्य भी हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो उन्हीं में से जो मणिपुर राज्य है उसने आईएलपी के वेरिफिकेशन के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की शुरुआत की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, यहाँ की राजधानी इम्फाल है और हाल ही में मणिपुर राज्य के अंदर हिंसा भी देखने को मिली और आर्टिकल नंबर 355 भी यहाँ पर लागू किया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा निर्मित बोजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये अप्रैल महीने में 2 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर गए थे, एक तो युगांडा और दूसरा मोजाम्बिक। तो जब ये मोजाम्बिक में थे तो मोजाम्बिक के अंदर ही इन्होंने बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है, जो कि मोजाम्बिक में एक नदी बहती है बूजी नदी नाम से, उसी नदी के ऊपर ये पुल बनाया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं, ये मोजाम्बिक जाने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री भी बने। 16 अप्रैल 2023 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है ये महाराष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और ये 2022 के लिए दिया गया है डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण को। डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण, जिनको अप्पा साहेब धर्माधिकारी भी बोला जाता है और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो 2022 के लिए इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2023 में किस पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है? तो 10 अप्रैल 2023 को भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसने 3 पार्टियों से नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया है और एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। तो कौन कौन सी ये पार्टी हैं एक बार देख लेते हैं। जिस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है वो पार्टी है आम आदमी पार्टी, क्योंकि इसके लिए इसने क्राइटेरिया को पूरा कर लिया है। और जिन पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया है उनमें से एक है टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी, दूसरी है एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और तीसरी है सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये वो पार्टियां हैं जिनसे नेशनल पार्टी का स्टेटस छीन लिया गया है, जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इन सब के बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में अब टोटल राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उन सभी के नाम और कब स्टैब्लिश हुई, कौन उनके इस समय पार्टी लीडर हैं, उन सब के नाम यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। इनको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इनमें जो सबसे नई ऐड हुई है वो है आम आदमी पार्टी। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा? स्टैटिस्टिक्स में 2023 का जो इंटरनेशनल पुरस्कार है वो एक भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद को दिया गया है, जिनका नाम है CR राव। तो स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए सांख्यिकी में 2023 का इनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 20 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल के बीच में पोषण पखवाड़ा का कौन सा संस्करण बनाया है?
तो भारत में आप जानते हैं 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था ताकि देश से कुपोषण समाप्त किया जा सके। तो भारत का जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है वो पोषण अभियान के अंतर्गत ही हर साल पोषण पखवाड़ा का आयोजन करता है 15 दिनों के लिए। ये जो टाइम पीरियड होता है इस दौरान देश भर में कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि लोगों को अच्छे पोषण के बारे में जागरूक किया जा सके। तो इस बार जो पोषण पखवाड़ा है वो 20 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल के बीच में आयोजित किया गया और ये इसका 5वां संस्करण है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। हर बार के पोषण पखवाड़ा की एक थीम भी रखी जाती है। इस बार की थीम रखी गई है न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टूवर्ड्स ए हेल्दी इंडिया। 50 लाख से अधिक शेयरधारकों वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो यहाँ पे आपको बताना है भारत की वो पहली कंपनी कौन सी है जिसके शेयर होल्डर्स की संख्या 50 लाख से भी अधिक हो गई है। तो ऐसी भारत की पहली कंपनी बनी है यस बैंक। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। यस बैंक जो है इसका मुख्यालय मुंबई में है और ये भारत की एक प्राइवेट बैंक है। यहाँ पे आप इसका लोगो देख सकते हैं। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 75th इंडिपेंडेंस डे हाल ही में बनाया है हिमाचल प्रदेश ने, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 15 अप्रैल सन 1948 को। तो हाल ही में इसको 75 साल पूरे हुए हैं और 75 साल जब भी किसी इवेंट को पूरे होते हैं तो उसको प्लैटिनम जुबली बोला जाता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य ने अपनी स्थापना की प्लैटिनम जुबली मनाई है। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। हिमाचल प्रदेश में इस समय कांग्रेस की सरकार है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। हाल ही में कर्नाटक के अंदर भी चुनाव हुए हैं और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। तो अब कर्नाटक राज्य में भी कांग्रेस की सरकार है। टीबी राधाकृष्णन का हाल ही में निधन हो गया है। आपको बताना है कि ये किस उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। तो जस्टिस टीबी राधाकृष्णन भारत के कई सारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट, हैदराबाद हाई कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो टीबी राधाकृष्णन की हाल ही में डेथ हो गई है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कुछ फेमस पर्सन्स जिनकी डेथ हुई अप्रैल महीने के अंदर, जैसे कि दो भारत के पूर्व क्रिकेटर सलीम दुरानी और सुधीर नाइक, दोनों लोग ही भारत के पूर्व क्रिकेटर थे। इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि कलकत्ता, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीबी राधाकृष्णन का निधन हो गया। झारखंड के शिक्षा मंत्री जो थे यानी कि जगन्नाथ महतो, इनकी भी हाल ही में डेथ हो गई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। ये पंजाब राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री चुने गए थे। फिर रणजीत गुहा जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था और हाल ही में 100 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। तो ये सभी वो लोग हैं जिनकी डेथ हुई है अप्रैल महीने के अंदर और आपके एग्जाम में इनके बारे में आ सकता है। ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज, ये बुक हाल ही में लॉन्च की गई है। तो आपको बताना है इसके लेखक कौन है। रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नाम की जो बुक है इसको लिखा है भारत के एक IAS अधिकारी ने। इनका नाम है आशीष कुंद्रा। सो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। भारत ने सूडान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आपने मेरी वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस को देखा होगा तो अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा। इसका आंसर है ऑपरेशन कावेरी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो सूडान देश है ये आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। यहाँ पर हाल ही में यहाँ की जो आर्मी है और यहाँ के जो सशस्त्र बल हैं उनके बीच में संघर्ष शुरू हो गया और इस तरीके से पूरे सूडान कंट्री के अंदर अफरा तफरी का माहौल हुआ और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिंसा देखने को मिली। तो इस सब के बीच भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया और उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन कावेरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दूं कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के अंतर्गत न केवल भारत ने अपने नागरिकों को निकाला बल्कि कई सारे अन्य देशों के भी नागरिकों को भारत ने निकालने में हेल्प की। इस ऑपरेशन के तहत टोटल 3800 के आसपास नागरिकों को भारत में लाया गया है। यहाँ पर आपसे एक चीज और पूछ सकते हैं कि इसमें जो जहाज गया था, जिस नौसेना जहाज के जरिए यात्रियों को लाया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है INS सुमेधा। INS सुमेधा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल किसने जीता है? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हाल ही में आयोजित हुई है, यानी कि एशिया लेवल पर कुश्ती की चैंपियनशिप। तो इसमें भारत ने सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल जीता है और वो दिलाया अमन सहरावत ने। अमन सहरावत भारत के मशहूर पहलवान हैं और इन्होंने 57 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। आप इस टूर्नामेंट के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में इसका आयोजन किया गया था। कजाकिस्तान ने ही सबसे ज़्यादा मेडल भी जीते हैं और भारत का स्थान 7वां था।
भारत ने सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता है जो कि दिलाया है अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी के अंदर। निम्न में से किस कंपनी ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि स्काई रूट एरोस्पेस। तो स्काई रूट एरोस्पेस जो है ये एरोस्पेस इंडस्ट्री में भारत की एक कंपनी है जो कि हैदराबाद के अंदर बेस्ड है। तो इसने क्या किया है, 3D प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए क्रायोजेनिक इंजन बनाया है और इस इंजन को नाम दिया गया है धवन 2। तो इसी का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है, नागपुर के अंदर ये टेस्ट किया गया था जो कि सफल रहा है। तो 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है स्काई रूट एरोस्पेस ने। डोपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद किस भारतीय वेटलिफ्टर को 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है? तो भारत की एक मशहूर भारोत्तोलक है यानी कि वेटलिफ्टर है जिनका नाम है संजीता चानू। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी 2 बार गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है, लेकिन हाल ही में डोपिंग टेस्ट के अंदर फेल होने के चलते इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। तो संजीता चानू को बैन किया गया है, सो आंसर होगा ऑप्शन ए। 3 अप्रैल 2023 को शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के संस्कृति मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो एससीओ है 2023 में इसका मेजबान अपना भारत है। तो जितनी भी एससीओ की मीटिंग्स होंगी उनकी अध्यक्षता भारत ही करेगा, चाहे वो वर्चुअल हो या फिर इन पर्सन समिट हो। तो एससीओ के संस्कृति मंत्रियों की जो बैठक हुई है ये वर्चुअल माध्यम में भारत की मेजबानी में आयोजित की गई थी। भारत के संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की बासोहाली पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिया गया है? तो बासोहाली पेंटिंग्स जो हैं ये जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के अंदर बनाई जाती हैं, जिनको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के अंदर इनको बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आप इन पेंटिंग्स को देख सकते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खातों पर ब्याज दर क्या रखी गई है? मैं आपको बताने को हर एक क्वेश्चन के बारे में सिर्फ आंसर बताकर जा सकता हूँ, लेकिन इससे आपको याद नहीं होगा। एग्जाम में तभी फायदा है जब आपको क्वेश्चन का आंसर याद रहे। आप जानते हैं कि भारत में कई सारी लघु बचत योजनाएं हैं, तो हाल ही में सरकार ने क्या किया है, कुछ लघु बचत योजनाओं में जो परसेंट ब्याज मिलता है उसको बढ़ाया है। जैसे कि सुकन्या समृद्धि खातों पर जो ब्याज मिलता है वो अभी तक 7.6% था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके कर दिया गया है 8%। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके सामने पूरी लिस्ट है जिसमें दिखाया गया है कि भारत के अंदर जो अलग अलग लघु बचत योजनाएं हैं उनमें इंटरेस्ट रेट में भारत सरकार ने क्या बदलाव किए हैं। ये जो परिवर्तित रेट्स हैं वो आपके सामने राइट साइड में लिखी गई है। जैसे कि इसी में मैंने आपको बताया सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम जो है उसमें पहले 7.6% ब्याज मिलता था, अब हो गया है 8%। किसान विकास पत्र जो है उस पर 7.2% मिलता था, अब हो गया है 7.5%। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 7% मिलता था, इसको 7.7% कर दिया गया है। तो ऐसे आप इनको पढ़ सकते हैं, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार वर्तमान रेपो दर क्या है? तो रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं किया गया है इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। तो रेपो रेट जो है वो 6.5% पर बरकरार रखी गई है। यहाँ पर मैं आपको सारी मौद्रिक दरें दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं रेपो रेट है 6.5%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, बैंक रेट और एमएसएफ ये दोनों हैं 6.75%। ऐसे ही आप अन्य को भी पढ़ सकते हैं। CRR 4.5%, SLR है 18%। और आरबीआई का अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये पूछा गया है कि आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या होगी? तो मैंने आपको बताया 6.5%। 1 अप्रैल 2023 से आरबीआई ने किस देश के साथ भारतीय रुपए में व्यापार निपटान की अनुमति दे दी है? यानी कि इस कंट्री के साथ में जो ट्रेड सेटलमेंट होगा उसको बाकी करेंसीज के अलावा इंडियन रुपीज में भी किया जा सकता है आपसे। तो ये कौन सा देश है? ये देश है मलेशिया। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर, जहां पर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF का मुख्यालय भी है। 30 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? तो भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त कमांडर सम्मेलन हाल ही में हुआ है और ये आयोजित किया गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी टॉप ऑफिसर्स आए हुए थे तीनों ही सेनाओं से, और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो भी इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें पार्टिसिपेट किया। फिर ये क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है, आपको बताना है कि 1 जून 2023 से
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस के नए सीईओ के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? तो जो टीसीएस कंपनी है इसके नए सीईओ बनने वाले हैं के कृतिवासन। के कृतिवासन ये 1 जून को बनेंगे और ये राजेश गोपीनाथन का स्थान लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए। 18 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया है? तो भारत के अंदर एक योजना शुरू की गई थी पीएम मित्र योजना, जिसके अंतर्गत देश भर में कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। ये देश में अलग अलग राज्यों के अंदर बनेंगे, इन्हीं में से एक उत्तर प्रदेश के अंदर भी बनाया जाएगा। और यूपी के अंदर कहाँ पर बनेगा? तो 2 जिलों के अंदर होगा, एक तो लखनऊ और दूसरा हरदोई। क्योंकि ये दोनों जिले आपस में सटे हुए हैं, तो यहीं पर 1000 एकड़ के एरिया में उत्तर प्रदेश का पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ और हरदोई। देश में एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अप्रैल को कितने एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो भारत में एफएम रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए खास करके जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर रेडियो कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 91। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर 91 ये जो ट्रांसमीटर बनाए गए हैं ये भारत के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर स्थापित किए गए हैं। देन इसके बाद ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि किस भारतीय जोड़ी ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। इससे पहले तक एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर भारत ने कभी भी मेंस डबल्स का खिताब नहीं जीता था। तो पहली बार भारत ने एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर मेंस डबल्स को जीता है और जिन खिलाड़ियों ने भारत को ये मेडल दिलाया उनके नाम हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इन दोनों खिलाड़ियों की जोड़ी ने हाल ही में स्विस ओपन को भी जीता था और अभी इन्होंने एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर भी मेंस डबल्स का खिताब जीत लिया है। आप देख सकते हैं ये चैंपियनशिप दुबई में आयोजित की गई थी और इसमें मेंस डबल्स ही आपको याद रखना है क्योंकि यही आपके एग्जाम में आएगा। तो इसमें मेंस डबल्स का खिताब जीता है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। पराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सबसे पहले पराग्वे जो कंट्री है ये कहाँ पर है? पराग्वे जो है ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। यहाँ के नए राष्ट्रपति बन गए हैं सैंटियागो पेना। सैंटियागो पेना दक्षिण अफ्रीकी देश पराग्वे के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है? कांगड़ा चाय जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा जिले के अंदर उगाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में एक जिला है कांगड़ा जिला और यहाँ की जो चाय है उसको हाल ही में यूरोपीय आयोग के द्वारा यूरोपीय जीआई टैग प्रदान किया गया है। सो काफी महत्वपूर्ण है, हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। देन इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है 5 अप्रैल 2023 को निम्न में से किस उच्च न्यायालय ने अपनी प्लैटिनम जुबली मनाई? प्लैटिनम जुबली का मतलब इसकी स्थापना की 75 साल पूरे हुए हैं। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है ये साल 1948 में बना था, तो अभी इसने अपनी प्लैटिनम जुबली मनाई है यानी कि अपने स्थापना की 75वीं वर्षगांठ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 हाल ही में जारी की गई है। इससे पता चलता है कि भारत का कौन सा राज्य न्याय देने के मामले में कौन से स्थान पर है। तो कर्नाटक जो राज्य है वो न्याय दिलाने के मामले में नंबर 1 पर है। जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो रिपोर्ट है ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की गई है और इसमें आप देख सकते हैं एक तो कैटेगरी बनाई गई है भारत के 18 जो बड़े राज्य हैं उनकी, उनमें कर्नाटक ने यहाँ पर टॉप किया है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर रहा और तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं छोटे जो राज्य हैं 7 छोटे राज्यों को अलग से कैटेगराइज किया गया है और इसमें सिक्किम न्याय दिलाने के मामले में छोटे राज्यों में नंबर 1 पर है। 26 अप्रैल 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के अंदर इफ्को के नैनो डीएपी तरल का शुभारंभ किया है? तो इफ्को नाम की जो संस्था है ये भारत के अंदर एक सहकारी संस्था है जो कि फर्टिलाइजर्स बनाने का काम करती है। तो इफ्को ने हाल ही में क्या किया है, नैनो डीएपी का निर्माण किया है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। आपने दानेदार यूरिया देखा होगा जो कि खेतों में छिड़काव जिसका किया जाता है, डीएपी बोलते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट। तो डीएपी की 45 किलोग्राम की बोरी आती है, लेकिन हाल ही में इफ्को ने क्या किया है, नैनो डीएपी का निर्माण किया है जो कि लिक्विड फॉर्म में है और इसकी 500 ml की बोतल ही एक बोरी डीएपी के बराबर काम करेगी। तो इसको भारत के जो सहकारिता मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं अमित शाह,
इन्होंने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले इफ्को ने नैनो यूरिया का भी निर्माण किया था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर के अंदर अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया है? तो मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर जाकर लोग मोटा अनाज यानी कि मिलेट्स के बारे में अनुभव ले सकते हैं। तो मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? ये नई दिल्ली के अंदर बनाया गया है, जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दूं कि साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जा रहा है और इसको मनाने का प्रस्ताव भारत का ही था। मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो मलेरिया उन्मूलन से रिलेटेड एशिया प्रशांत के नेताओं का जो सम्मेलन हाल ही में हुआ है वो आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। भारत का जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसने इसकी मेजबानी की है। आपको बता दूं कि जो मलेरिया बीमारी है इसको खत्म करने का भारत का टारगेट है 2030 तक के लिए। 2030 तक भारत से मलेरिया को समाप्त करने का टारगेट सेट किया गया है। और विश्व मलेरिया दिवस कब होता है? हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। 25 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर देश की पहली जल मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया है? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के अंदर पहली बार वाटर मेट्रो परियोजना की शुरुआत की गई है केरल के कोच्चि शहर के अंदर। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे पानी के ऊपर ये इलेक्ट्रिक बोट्स चलती हैं जिनको वाटर मेट्रो बोला गया है। तो भारत की पहली वाटर मेट्रो परियोजना केरल के अंदर कोच्चि में शुरू हुई है और इसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक बोट्स हैं इनको बनाया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कम्बम अंगूर जो है ये तमिलनाडु के कम्बम वैली में उगाया जाता है, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु की जो कम्बम वैली है ये अंगूरों के उत्पादन के लिए ही फेमस है। हाल ही में यहाँ के कम्बम अंगूर को जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। यहाँ का जो कम्बम अंगूर है उसको स्थानीय भाषा में बोला जाता है कम्बम पनीर थ्रचाई। 2 अप्रैल 2023 को इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि आरएलवी का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया है? अभी के समय भारत के पास जो लॉन्च व्हीकल्स हैं जैसे कि जीएसएलवी, पीएसएलवी या फिर एसएसएलवी, उनको सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो आरएलवी विकसित किया गया है इसको मल्टीपल टाइम्स यूज किया जा सकता है, यानी कि एक ही रॉकेट से कई सारे सैटेलाइट्स को बारी बारी छोड़ा जा सकता है। तो अभी ये डेवलपिंग फेज में ही है। हाल ही में इसी का लैंडिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है कर्नाटक के चित्रदुर्ग में और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। इसको पहले काफी ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ दिया गया और वहां से फिर इसका लैंडिंग टेस्ट किया गया। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया था। तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष हाल ही में बन गई हैं सुधा शिव कुमार। सुधा शिव कुमार यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली है एआई इंडेक्स 2023 रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कितना निवेश आया है। तो इस मामले में भारत जो है वो 5वें नंबर पर है। हमारा आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए। जो नंबर 1 कंट्री रहा इस मामले में वो था अमेरिका। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट आया है 2022 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा आया है $47.36 बिलियन। चाइना में फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम, फिर इजराइल और 5वें नंबर पर है अपना भारत, जहाँ पे 2022 के अंदर $3.24 बिलियन एआई क्षेत्र में निवेश आया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा है। यहाँ पे पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2023 में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है? तो नेशनल पार्टी का स्टेटस हाल ही में जिस पार्टी ने हासिल किया है वो है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ऑप्शन में जो बाकी 3 पार्टियां हैं ये वो पार्टियां हैं जिनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है, यानी कि टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 1000वें मैच का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में इसका 1000वां मैच हाल ही में खेला गया था। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि ये कहाँ पर हुआ है। ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था
मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। तो मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट से राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया था और यहाँ पर मुंबई इंडियंस विजेता रही। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन किस शहर से रवाना की गई है? यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि इस साल 14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई है और इस अवसर पर एक विशेष ट्रेन चलाई गई है अम्बेडकर सर्किट के ऊपर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जुड़े जो स्थान हैं उनकी यात्रा करवाएगी ये विशेष ट्रेन। तो इसको नाम दिया गया है बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा भारत गौरव ट्रेन और इसको नई दिल्ली से लॉन्च किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दूं भारत के जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और भारत के जो पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसका हाल ही में उद्घाटन किया है। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया है? तो इस बार हनुमान जयंती 6 अप्रैल को थी और इस दिन भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बोटाद जिले के अंदर एक जगह है शालंगपुर, यहाँ पे हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, जिसको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बोटाद गुजरात। इनमें से कौन से कंट्री के राष्ट्रपति ने हाल ही में पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया है, जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल? तो पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान हाल ही में प्राप्त किया है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोलैंड के राष्ट्रपति के द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। हाल ही में एक बुक चर्चा में रही कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। आपको बताना है कि इस बुक को किसने लिखा है। तो कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नाम की ये जो बुक है ये मन की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है उसके ऊपर आधारित है और इस बुक को लिखा है शशि शेखर वेम्पति ने, जो कि प्रसार भारती के पूर्व सीईओ हैं। भारत में जो प्रसार भारती है उसके सीईओ पूर्व रह चुके हैं शशि शेखर वेम्पति और इन्होंने ही बुक लिखी है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। और अभी जो मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित किया गया था उसी दौरान इस बुक को लॉन्च किया गया। अब इसी के साथ देखते हैं कुछ बुक्स हाल ही में चर्चा में रही अप्रैल महीने के अंदर। एक बुक है जिसका नाम है पायरे। ये बुक इस बार के जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है उसके लॉन्ग लिस्ट में शामिल की गई है। तो इसके लेखक का नाम याद रखिए पेरुमल मुरुगन। गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता, इस बुक को लिखा है पत्रकार पीयूष बाबेले ने। प्रसार भारती के पूर्व सीईओ शशि शेखर वेम्पति की बुक लॉन्च हुई है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, जो कि मन की बात कार्यक्रम पर आधारित है। आशीष कुंद्रा जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बुक लिखी है ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज। फिर भारत के मशहूर अंग्रेजी लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार के भी विजेता रहे हैं अमिताभ घोष। इनकी जो नई बुक आने वाली है उसका नाम है स्मोक एंड एसेस, ए राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्टोरीज। तो ये सारी बुक्स आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की 13वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो भारत में सबसे बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनको महारत्न बोला जाता है, फिर उसके नीचे होती हैं नवरत्न कंपनियां। तो नवरत्न कंपनियों की संख्या अभी तक 12 थी, लेकिन अब एक और ऐड हो चुकी है और 13वीं भारत की नवरत्न कंपनी बन गई है रेल विकास निगम लिमिटेड। RVNL इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये रेल मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। निम्न में से कौन सा देश है जो कि नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है? नाटो एक मिलिट्री अलायंस है, सैन्य गठबंधन है और इसमें अभी तक 30 ही देश थे, लेकिन 31वां जो नया सदस्य देश आया है उसका नाम है फिनलैंड। तो फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन किया है और ये इसका 31वां सदस्य देश बन गया है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर। यहीं पे यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय है। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक के 2023 संस्करण में वर्ष का लीडिंग T20 क्रिकेटर किसे नामित किया गया है? जो विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक होता है इसको क्रिकेट का बाइबल भी बोला जाता है। साल भर के क्रिकेट से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं वो इसके अंदर कवर किए जाते हैं। तो हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक का 2023 का संस्करण लॉन्च किया गया है और इसमें बताया गया कि 2022 में साल के सबसे बेस्ट जो लीडिंग T20 क्रिकेटर रहे वो थे भारत के सूर्य कुमार यादव। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ पर इससे रिलेटेड और भी अवार्ड्स देख सकते हैं, जैसे कि लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। ओवरऑल लीडिंग क्रिकेटर कौन रहे? बेन स्टोक्स। लेकिन T20 में पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा सूर्य कुमार यादव।
विजडन के द्वारा साल के जो सबसे बेस्ट 5 सबसे बेस्ट क्रिकेटर्स होते हैं उनको द 5 विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया जाता है। और आप देख सकते हैं इसमें भारत की जो महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, उनको भी शामिल किया गया है। और ये पहली बार है जब विजडन के क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में भारत के किसी महिला खिलाड़ी को चुना गया है। 9 अप्रैल 2023 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किस देश ने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि भारत। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर की यात्रा पर गए हुए थे, क्योंकि वहां पर जो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल कंप्लीट हुए हैं, तो उस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो वहां पर उन्होंने हिस्सा लिया और उसी दौरान उन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत कर दी है। ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसमें वो देश इसके हिस्से होंगे जहाँ पर बड़ी बिल्लियों की ये 7 प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि जैगुआर, इसके अलावा पूमा, लेपर्ड यानी कि तेंदुआ, स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ, लायन, शेर यानी टाइगर, बाघ, फिर इसके अलावा चीता। तो ये जो 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां हैं, इनके संरक्षण के ऊपर ही ये अलायंस केंद्रित होगा, इनके संरक्षण के लिए ही काम करेगा। तो हाल ही में इस अलायंस की शुरुआत की है पीएम नरेंद्र मोदी ने। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 21 अप्रैल 2023 को उड़ान योजना के कौन से चरण की शुरुआत की है? तो भारत की जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, हाल ही में उसने उड़ान योजना के 5वें चरण की शुरुआत की है। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। उड़ान योजना का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। तो भारत के क्षेत्रीय इलाकों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था और अभी इसका 5वां चरण यानी कि उड़ान 5.0 की शुरुआत की गई है। 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघों की आबादी को बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ये साल 1973 के अंदर शुरू किया गया था और इस साल इसको 50 साल पूरे हुए हैं। तो इसी अवसर पर कर्नाटक के मैसूर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। मैंने आपको बताया था कि इसी इवेंट के दौरान पीएम मोदी ने जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया गया है उसकी शुरुआत की थी। तो मैसूर कर्नाटक में ये कार्यक्रम हुआ था और इसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए थे। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे इन्होंने 50 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटने, गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान करने और बीज प्रमाणीकरण के लिए सरकार ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो भारत के जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने हाल ही में साथी नाम के एक मोबाइल ऐप और पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो इसके जरिए बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटने में हेल्प मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान की जाएगी और बीजों का प्रमाणीकरण भी किया जाएगा। तो साथी मोबाइल ऐप और पोर्टल की शुरुआत की है नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। साथी पोर्टल का फुल फॉर्म भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, शेयर्ड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। चर्चित पुस्तक स्मोक एंड एसेस ए राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्मोक एंड एसेस नाम की ये जो बुक है, ये हाल ही में चर्चा में रही। अभी ये लॉन्च नहीं हुई है, जल्द ही ये लॉन्च होने वाली है। ये भारत के मशहूर अंग्रेजी लेखक अमिताभ घोष की नई बुक है। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन के अंतर्गत चंद्रमा का चक्कर लगाने के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों की टीम की घोषणा की है? तो नासा का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है, उसी के अंतर्गत जो दूसरा मिशन लॉन्च होने वाला है आर्टेमिस 2, उसके अंतर्गत क्या होगा, एक अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा। उस अंतरिक्ष यान के अंदर 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे, 4 अंतरिक्ष यात्री उसमें सवार होंगे और फिर ये अंतरिक्ष यान जाएगा और चंद्रमा का चक्कर लगा करके धरती पर फिर से वापस आ जाएगा। तो आर्टेमिस 2 मिशन के अंतर्गत सिर्फ इतना ही है और इसको लॉन्च किया जाएगा नवंबर 2024 में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितने अंतरिक्ष यात्रियों की टीम की घोषणा करी है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4। आर्टेमिस 2 मिशन के अंतर्गत जो 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के करीब जाएंगे, चंद्रमा का चक्कर लगा करके वापस आएंगे, उनके नाम हैं क्रिस्टीना कोच, रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर और जेरेमी हैंसन। इसमें जो क्रिस्टीना कोच हैं, ये पहली महिला होंगी, ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी जो कि चंद्रमा के इतने करीब जाएंगी, क्योंकि इससे पहले किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा के इतने करीब नहीं भेजा गया था। तो क्रिस्टीना कोच हैं, रीड वाइसमैन हैं, जेरेमी हैंसन हैं और विक्टर ग्लोवर हैं। इसमें जेरेमी हैंसन जो हैं, ये सिर्फ कनाडा से हैं, बाकी सब अमेरिका से हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने स्वीप नामक मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नाटक।
कर्नाटक राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने स्वीप नाम का एक वोटर अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया था, यानी कि जो कर्नाटक के मतदाता हैं उनको जागरूक करने के लिए इसको शुरू किया गया था। मैरीलिबॉन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी ने 5 अप्रैल को कितने भारतीय क्रिकेटरों को अपनी मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? मैरीलिबॉन क्रिकेट क्लब जो है ये लंदन में स्थित एक क्रिकेट क्लब है और ये एक काफ़ी प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लब है जो कि क्रिकेट के नियमों को भी बनाता है। तो एमसीसी ने हाल ही में 5 अप्रैल को भारत के 5 क्रिकेटर्स को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है, यानी कि लाइफ टाइम मेंबरशिप दी है। ये 5 क्रिकेटर्स हैं MS धोनी, सुरेश रैना, युवराज सिंह, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 5 क्रिकेटर्स। 6 अप्रैल 2023 को ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने 7 सालों में अपनी पहली आधिकारिक बैठक किस शहर में की है? तो 7 साल पहले सऊदी अरब ने ईरान के साथ अपने संबंध तोड़ दिए थे, लेकिन अभी दोनों देश फिर से सामने आए हैं और दोनों ही कंट्रीज के जो विदेश मंत्री हैं वो 7 साल के बाद पहली बार मिले हैं चीन की राजधानी बीजिंग में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन की राजधानी बीजिंग में दोनों कंट्रीज के जो विदेश मंत्री हैं वो मिले हैं। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो यूएई का जो शारजा क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ का जो वेस्ट स्टैंड है उसका नाम भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम पर रख दिया गया है। एक्चुअल में हाल ही में 24 अप्रैल 2023 को सचिन तेंदुलकर का 50वां जन्मदिन था, तो उसी के अवसर पर यूएई का जो शारजा क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पे वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर के नाम पर कर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हुई है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे एक नए गेट का अनावरण किया गया है और उसका नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर ही रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक नए गेट का अनावरण किया गया है जिसका नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नाम पर 24 अप्रैल को एक गेट का अनावरण किया है? तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, सचिन तेंदुलकर के नाम पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने एक नए गेट का अनावरण किया है क्योंकि सचिन तेंदुलकर का हाल ही में 50वां जन्मदिन था। एशियाई वर्ल्ड के अनुसार 2022 में दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से कौन सा भारतीय हवाई अड्डा था? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने हाल ही में दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट निकाली है और इस लिस्ट में भारत का जो एयरपोर्ट शामिल हुआ है वो है दिल्ली का एयरपोर्ट, यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दुनिया के 10 सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो रहे हैं 2022 के अंदर उनकी लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट बताया गया है हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट को, जो कि अमेरिका में है। ये पूरी दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा रहा और भारत का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये दुनिया में 90 नंबर का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट रहा। निम्न में से किस देश ने जुलाई 2023 में आयोजित होने वाले वार्षिक बैस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्रांस। तो फ्रांस के अंदर ही हर साल जुलाई महीने में बैस्टिल डे परेड का आयोजन किया जाता है, तो इस बार की परेड में पीएम नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया है फ्रांस ने। 20 अप्रैल 2023 को किन 2 राज्यों ने अपने अंतर्राज्य सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश के इन दोनों राज्यों के बॉर्डर पर लगभग 123 गांवों को लेकर के डिस्प्यूट था, लेकिन इन दोनों ही राज्यों ने हाल ही में इस विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हैं असम के मुख्यमंत्री यानी कि हिमंता बिश्वा शर्मा, ये हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खंडू और गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में ये समझौता किया गया है। 8 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान पर अपनी पहली उड़ान भरी? सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान जो है इसको भारत ने रूस से खरीदा था, तो इस पर पहली बार भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी है और इन्होंने असम के तेजपुर स्टेशन से ये उड़ान भरी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। किस राज्य के बनारसी पान को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के 10 प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया है और उनमें से एक बनारसी पान भी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के जिन 10 प्रोडक्ट्स को GI टैग हाल ही में दिया गया है उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। बनारस का पान, बनारस का लंगड़ा आम,
रामनगर का भाटा यानी कि ब्रिंजल, आदम चीनी चावल, प्रतापगढ़ का आंवला, हाथरस की हींग, अलीगढ़ का ताला, बखीरा ब्रासवेयर, बांदा सजर पत्थर क्राफ्ट और नगीना वुड क्राफ्ट। तो ये सभी यूपी के प्रोडक्ट्स हैं जिनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है अप्रैल महीने के अंदर। फिर तमिलनाडु के 11 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। इसमें से पहले के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, ये एक अंगूर है जो कि कंबम वैली में उगाया जाता है, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। जम्मू एंड कश्मीर के 8 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है, जैसे कि बासोहली पेंटिंग, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट इत्यादि। फिर इसके अलावा 4 अलग अलग स्टेट्स के भी जीआई टैग मिले हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के रीवा सुंदरजा मैंगो को जीआई टैग दिया गया है, बिहार के मरचा राइस को जीआई टैग दिया गया है, छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है और लद्दाख के लद्दाख शिंगकोस जो वुड कार्विंग है उसको जीआई टैग दिया गया है। तो अभी अप्रैल महीने के अंदर ही 33 प्रोडक्ट्स को एक साथ जीआई टैग दिया गया था, तो इन सभी को आपको याद रखना है, यहाँ से कोई भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर उनकी 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो मैंने आपको बताया कि इस बार 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती थी। तो इस अवसर पर तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इनकी 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है, जो कि इनकी यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है। तो इसको तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर स्थापित किया गया है। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जियोस मिशन लॉन्च किया है? जियोस मिशन का फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून्स मिशन, यानी कि बृहस्पति ग्रह के जो बर्फीले सैटेलाइट्स हैं उनका अध्ययन करने के लिए इस मिशन को भेजा गया है। तो इसको लॉन्च किया है यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने, यानी कि ईएसए ने। 2023 में इसको लॉन्च किया गया है और ये 2031 में बृहस्पति पर पहुंचेगा। उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय सिंह। 14 अप्रैल 2023 को किसने पशु महामारी तैयारी पहल की शुरुआत की है? तो भारत में किसी भी तरह की अगर पशु महामारी आती है तो उससे निपटने के लिए भारत पहले से ही तैयार रहे, इसके लिए भारत ने एनिमल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव की शुरुआत की है और इसको शुरू किया है भारत के जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या है? तो वर्ल्ड अर्थ डे जो है ये मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस होता है। इस बार की थीम रखी गई है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, यानी कि हमारे ग्रह में निवेश करें। अब इसी के साथ देखते हैं कि अप्रैल महीने के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस, जो कि ओडिशा का स्थापना दिवस होता है। 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ऑटिज्म एक मानसिक बीमारी होती है, तो इसकी रोकथाम के लिए ये दिवस होता है। इस बार की थीम रखी गई है ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड ए न्यूरो इंक्लूसिव वर्ल्ड फॉर ऑल। 5 अप्रैल को होता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे, जिसकी इस बार थीम है अमृतकाल इन शिपिंग। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी इस बार थीम रखी गई है हेल्थ फॉर ऑल। फिर 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस, जिसकी इस बार थीम है होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य इज ए वन हेल्थ वन फैमिली। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया ब्लड का एक रोग होता है और ये एक आनुवंशिक बीमारी है। फिर 18 अप्रैल को होता है विश्व धरोहर दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे, जिसकी थीम है हेरिटेज चेंजेस। 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को होता है विश्व पृथ्वी दिवस, यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे, जिसकी इस बार थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। फिर 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। इस बार के वर्ल्ड बुक डे की थीम रखी गई है इंडिजिनस लैंग्वेजेस, यानी स्वदेशी भाषाएं। फिर इसके बाद 24 अप्रैल को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को होता है विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया बीमारी होती है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। इस बार की थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। 26 अप्रैल को होता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इसकी थीम है वुमेन एंड आईपी, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। 29 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डांस डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस।
और फिर सबसे आखिर में 30 अप्रैल को होता है भारत में आयुष्मान भारत दिवस। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स आपको याद रखने हैं। एग्जाम्स के अंदर कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार भारत के मुख्यमंत्रियों में सबसे अमीर कौन है? तो भारत के 30 मुख्यमंत्रियों की हाल ही में लिस्ट निकाली गई है उनकी कुल संपत्ति के आधार पर। और भारत के जो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं यानी कि वाई एस जगनमोहन रेड्डी, वो भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं क्योंकि उनकी संपत्ति बताई गई है 510 करोड़ रुपए। फिर पेमा खंडू भारत के दूसरे सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। इसी तरीके से सबसे नीचे जो है यानी कि सबसे कम संपत्ति वाली जो मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी। इनकी कुल संपत्ति बताई गई है 15 लाख रुपए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में खड़े होने वाली पहली महिला ऑनफील्ड अंपायर कौन बन गई है? तो पुरुषों के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान पहली महिला ऑनफील्ड अंपायर बनी है किम कॉटन। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किम कॉटन जो है ये न्यूजीलैंड की हैं और हाल ही में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में एक T20 मैच हुआ था, तो उसी दौरान इन्होंने मैदान में ऑन फील्ड अंपायरिंग की। केंद्र सरकार के द्वारा देश भर में जल निकायों की पहली बार की गई गणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जल निकाय हैं, यानी कि वाटर बॉडीज की संख्या भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो हाल ही में क्या हुआ है, भारत सरकार का जो जल शक्ति मंत्रालय है उसने देश भर में पहली बार वाटर बॉडीज की काउंटिंग की है, यानी कि कहाँ पर कितने पॉन्ड्स हैं, कितने लेक्स हैं, कितने रिजर्वॉयर्स हैं इत्यादि की गणना की गई है। तो इसमें पता चला है कि जो पश्चिम बंगाल राज्य है वहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा जल निकाय हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको बता दूं पूरे भारत के अंदर 24.24 लाख वाटर बॉडीज हैं और इनमें से लगभग 30% यानी कि 7.47 लाख अकेले पश्चिम बंगाल के ही अंदर हैं। 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 प्रतियोगिता का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो भारत की मिस इंडिया 2023 चुनी गई है नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता जो है ये राजस्थान की निवासी हैं और 2023 में ये मिस इंडिया चुनी गई है। आपको बता दूं कि इस बार की ये जो प्रतियोगिता है वो आयोजित की गई थी मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2023 की थीम क्या है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो है ये हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार के वर्ल्ड बुक डे की थीम रखी गई है इंडिजिनस लैंग्वेजेस, यानी कि स्वदेशी भाषाएं। 1 अप्रैल 2023 को किसने विदेश व्यापार नीति 2023 की शुरुआत की है? तो भारत की नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हाल ही में शुरू हो चुकी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, और इसको लॉन्च किया है भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है 2023, इसका उद्देश्य यह है कि साल 2030 तक भारत के निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाना है, यानी कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो $2 ट्रिलियन तक करना है साल 2030 तक। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि FIDE ने किस भारतीय कंपनी के सहयोग से वैश्विक शतरंज लीग शुरू करने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में एक नए चेस टूर्नामेंट की शुरुआत की है जिसका नाम रखा गया है ग्लोबल चेस लीग, यानी कि वैश्विक शतरंज लीग। ये फ्रेंचाइजी आधारित चेस टूर्नामेंट होगा। तो टेक महिंद्रा के साथ में मिल करके ये शुरू किया गया है FIDE के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लोगो भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो टेक महिंद्रा इसका टाइटल स्पॉन्सर है और अभी तो इसके स्थान की भी घोषणा हो गई है कि ये कहाँ पर होगा। पहली बार ये होने वाला है और ये होगा UAE की राजधानी दुबई में। UAE की कैपिटल दुबई में आयोजित किया जाएगा। निम्न में से कौन से राज्य की गोंड पेंटिंग को हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो गोंड पेंटिंग जो है ये मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति के द्वारा पारंपरिक रूप से बनाई जाती है, जिसको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो इसी को हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग से सम्मानित किया गया है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है। तो इसमें यह पता चलता है कि भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि एनर्जी को कितने एफिशिएंट तरीके से यूज कर रहे हैं। तो कर्नाटक राज्य ने यहाँ पर टॉप किया है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2021-22 में फ्रंट रनर यानी कि जिनका स्कोर सबसे बेहतर है उनको फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है और ऐसे भारत के सिर्फ 5 ही राज्य हैं, क्योंकि इनका स्कोर जो है वो 60 से ज़्यादा है
और इनमें भी सबसे ऊपर है कर्नाटक राज्य, क्योंकि इसका स्कोर है 82.5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को किस शहर के अंदर पूर्वोत्तर का पहला एम्स राष्ट्र को समर्पित किया है? तो असम के गुवाहाटी शहर के अंदर जो एम्स गुवाहाटी है वो पूरे पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स संस्थान है। तो इसी का हाल ही में उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इनमें से कौन सा देश दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? तो यूनाइटेड नेशन ने पिछले ही साल बताया था कि 2023 में भारत जो है वो चीन को पीछे छोड़ देगा जनसंख्या के मामले में। और अभी यूनाइटेड नेशन ने बताया कि भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है और अब भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। यहाँ पे बताया गया है कि भारत की जो टोटल आबादी है वो है लगभग 1.4 अरब, यानी कि 140 करोड़ से भी ज़्यादा। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? अमेरिका के अंदर टोटल 50 राज्य हैं, 50 स्टेट हैं। तो उनमें से जो जॉर्जिया है उसने हाल ही में एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया है जिसमें हिंदू फोबिया की निंदा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जॉर्जिया। सरकार ने सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में लाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संगठन से समृद्धि। संगठन से समृद्धि नाम की एक नई योजना शुरू की गई है जिसके तहत भारत के रूरल एरियाज के अंदर जो सीमांत महिलाएं हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के दायरे में लाया जाएगा और फिर इसके बाद उनको सशक्त बनाया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत के जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने संगठन से समृद्धि नाम की इस योजना को शुरू किया है। इसके अंतर्गत जो भी पात्र सीमांत ग्रामीण महिलाएं हैं उनको स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत ला करके उनको सशक्त बनाया जाएगा। सरकार का टारगेट है कि 10 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जाए और फिर इनकी हेल्प की जाए। सरकार का ये भी टारगेट है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जितनी भी महिलाएं जुड़ी होंगी उनकी हर एक की आय 1 लाख रुपए प्रति वर्ष करना है। तो ये भी एक टारगेट है जो कि सरकार के द्वारा रखा गया है। निम्न में से किस शहर के अंदर राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव जो है ये जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में आयोजित किया गया था। तो यूपी के जो राजधानी है लखनऊ, वहाँ पे सम्मेलन हुआ था और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस इवेंट का उद्घाटन किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? गज उत्सव 2023 जो है ये जो हाथी प्रोजेक्ट है उसके 30 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य पर हाल ही में आयोजित किया गया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। आप जानते हैं कि असम का फेमस राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। यहीं पर हाल ही में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इनमें से किस देश के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 3 से लेकर के 5 अप्रैल तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भूटान। भारत का पड़ोसी देश भूटान। यहाँ के जो राजा हैं यानी कि जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, वो हाल ही में भारत की यात्रा पर आए हुए थे और यहाँ पर इन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में बैठक की। भारत को कितनी अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है? यूनाइटेड नेशन का एक काफ़ी महत्वपूर्ण बॉडी है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो इसके लिए भारत को 4 सालों के लिए चुना गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन के 6 अंगों में से एक अंग है इकोसोक, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसकी कई सारी अलग अलग बॉडीज़ हैं, उनमें से 3 बॉडीज़ के लिए भारत को भी चुना गया है। स्टैटिस्टिकल कमीशन, कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड ऑफ द जॉइंट यूएन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स। तो इन तीनों बॉडीज़ के लिए भारत को सदस्य के रूप में चुना गया है। इनमें से कौन सा देश 2022-23 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन सा बन गया है देश, ये आपको बताना है। तो भारत ने 2022-23 में सबसे ज़्यादा ट्रेड किया है अमेरिका के साथ में। सो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है चाइना। 9 अप्रैल 2023 को किरेन रिजिजू ने किस विश्वविद्यालय में संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है? आप सभी जानते हैं कि जो डोगरी भाषा है ये भारत के जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है और ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी है। तो भारत का जो संविधान है उसका
डोगरी भाषा में ट्रांसलेट करके पहला एडिशन हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया गया है भारत के जम्मू विश्वविद्यालय में। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। 17 अप्रैल 2023 को सोमनाथ मंदिर में सौराष्ट्र तमिल संगमम का शुभारंभ किसने किया है? सौराष्ट्र तमिल संगमम कार्यक्रम जो है, इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि सौराष्ट्र और तमिल भाषी लोगों के जो सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ही ये कार्यक्रम हाल ही में आयोजित किया गया। तो ये कार्यक्रम गुजरात में हुआ था, सोमनाथ मंदिर में, और यहाँ तक पहुँचने के लिए तमिलनाडु से एक विशेष ट्रेन भी चलाई गई थी। तो ये जो सौराष्ट्र तमिल संगमम कार्यक्रम हुआ है, इसका उद्घाटन किया था भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। हालांकि इसके समापन समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। चीन के पहले पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन कौन बन गए हैं? तो इस बार की जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुई उसको जीत लिया है एक चीन के खिलाड़ी ने, जिनका नाम है डिंग लिरेन। और डिंग लिरेन के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये चीन के पहले खिलाड़ी हैं जिनको चेस में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब मिला है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डिंग लिरेन ने रूस के खिलाड़ी को हराया जिनका नाम था यान नेपोमनियाची। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच 10 से लेकर के 21 अप्रैल तक कोप इंडिया 23 अभ्यास आयोजित किया गया है? तो कोप इंडिया नाम का जो अभ्यास हुआ है, ये भारत और अमेरिकी एयरफोर्स के बीच में हुआ है। और इस बार इसका आयोजन भारत में ही हुआ था। भारत के अंदर 3 जगहों पर इसका आयोजन किया गया। इनमें से एक तो है पानागढ़, दूसरा है कलाईकुंडा, और तीसरी जगह है आगरा। पानागढ़ और कलाईकुंडा जो है ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, और आगरा है यूपी के अंदर। तो इन्हीं 3 जगहों पर कोप इंडिया 23 अभ्यास हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश के जिंजा शहर के अंदर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन किया है? राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय जो है, यानी कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ये है भारत के अहमदाबाद शहर के अंदर। तो हाल ही में इसका क्या हुआ है, इसका पहली बार विदेशी परिसर ओपन किया गया है युगांडा के जिंजा शहर के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर बताया था कि अप्रैल महीने में भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो 2 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर गए हुए थे, युगांडा और मोजाम्बिक। तो जब वो युगांडा में थे तो वहाँ पे उन्होंने जिंजा शहर के अंदर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के इस परिसर का उद्घाटन किया है। हाल ही में अप्रैल 2023 के अंदर भारत ने कितना जीएसटी राजस्व संग्रह हासिल किया है, जो कि अब तक का सर्वाधिक था? तो अभी अभी अप्रैल महीने के अंदर जो भारत को जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो अब तक का सर्वाधिक था, और यहाँ पे जीएसटी कलेक्शन हुआ है 1,87,035 करोड़ रुपए। आप यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं, इसमें शुरू के 4 महीनों के अंदर भारत को जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो दिखाया हुआ है। तो अप्रैल महीने में अब तक का सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन हुआ है 1,87,035 करोड़ रुपए। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सीमावर्ती गांव किबिथु में 10 अप्रैल को वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो किबिथु गांव जो है ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के अंजोव जिले के अंदर ये छोटा सा गांव है जो कि बॉर्डर में है। तो यहाँ पे ही यहीं से इन्होंने, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम जो है, इसके अंतर्गत भारत के जो उत्तरी सीमा पर बसे हुए गांव हैं उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के अंजोव जिले के किबिथु से इसकी शुरुआत की है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर आपसे मैं इसी वीडियो पर आधारित 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दूसरा सवाल है, निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2023 में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? और तीसरा सवाल है, भारत में एप्पल का पहला रिटेल स्टोर 18 अप्रैल को किस शहर में ओपन हुआ है? तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पूरे अप्रैल महीने की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। बस आपको अपने एग्जाम से पहले जितनी ज़्यादा बार हो सके इस वीडियो को रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर देखते ही कर पाएँ। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। साथ ही अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि
करंट अफेयर्स के इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पर आगे भी मिलते रहेंगे। तो हम लोग जल्द ही इसी तरीके से किसी अन्य वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।